बड़ी नमस्कार। हर संडे की तरह आपके साथ जुड़ चुका हूँ। आप जानते ही हैं कि मैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को उनकी बैंक चलाने में सहायता करता हूँ। पिछले कुछ संडे से हम लोग बोर्ड और बोर्ड रिलेटेड मैटर्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे डायरेक्टर्स अभी बोर्ड में नए आए हैं, उनको भी इसका एडवांटेज मिलेगा और आप सभी को इसका एडवांटेज मिलेगा। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वो अगर रिज़र्व बैंक ने तुम्हारे इंस्पेक्शन रिपोर्ट में कमेंट कर दिया, तो उसको है ना डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रिज़र्व बैंक एक लाइन लिख देती है, देयर इज़ नो इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द बोर्ड और द बोर्ड इज़ नॉट इफेक्टिव। अभी ये जो आर्गुमेंट है, ये आर्गुमेंट रिज़र्व बैंक लिख तो देती है, लेकिन वो पता कैसे करती है कि ये इफेक्टिव नहीं है, या फिर इसको डिफेंड किस तरह से करते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा कि सीरीज ऑफ एक्शंस विच द इंस्पेक्टर सी ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, और ये जो एक्शंस है वो उसका जो सार या उसका जो निचोड़ आता है, वो ये कमेंट पे जाता है कि बोर्ड इफेक्टिव है या नहीं है। तो हम आज यही चीज़ पे बात करेंगे कि हमारा बोर्ड इफेक्टिव कैसा हो। बोर्ड इफेक्टिव होने होने का किसे फायदा होता है, या फिर इफेक्टिवनेस ऑफ द बोर्ड अगर अच्छा रहेगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंफर्टेबल क्यों हो जाता है, या फिर आपके बैंक के बारे में वो रेगुलेटरी कंसर्न से रेगुलेटरी कंफर्ट की तरफ रिजर्व बैंक किस तरह से जाती है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे, और मैं आखिरी में ये भी बताऊंगा कि आपको आपके बोर्ड का इफेक्टिवनेस किस तरह से मेजर करना है, वो आप मेजर कर सकते हो। जैसे रिजर्व बैंक उनकी इंस्पेक्शन के दौरान सब चीज़ें देखती है, एंड दे कम आउट विद दिस आर्गुमेंट दैट द बोर्ड इज नॉट इफेक्टिव और देर इज नो इफेक्टिव कंट्रोल बाय द बोर्ड। तो चलिए शुरुआत करते हैं विषय की। सबसे पहली बात तो यह है कि आपका गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है, आपका बोर्ड का कॉम्पोजिशन क्या है। क्या जो बायलॉज में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो सब कैंडिडेट्स आपके यहाँ पे है। क्या आपने बीआरए का जो सेक्शन 10 है, जिसमें नॉलेज और एक्सपीरियंस वाले जो बंदे हैं, जो 10 विषय उन्होंने दिए हैं, उसके बंदे हैं। क्या आपका बोर्ड 51% और मोर प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, या फिर फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया आपका आपका बोर्ड कंप्लाई करता है क्या। आपके बोर्ड में इनएलिजिबल डायरेक्टर्स तो नहीं है। इनएलिजिबल डायरेक्टर्स की व्याख्या सिंपल है, जो मैं कई वीडियो में कर चुका हूँ, कि जो भी बंदा सेक्शन 10A2 कंप्लाई नहीं करता है, वो इनएलिजिबल डायरेक्टर होता है। और आपके बोर्ड में सभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, सभी इंडिपेंडेंटली सोचते हैं। आपके बोर्ड में टेन्योर का कंप्लायंस हो चुका है, या फिर डायरेक्टर्स रोटेट हो रहे हैं, या बोर्ड का इलेक्शन के बारे में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है। ये पहला पड़ाव है। दिस इज समथिंग विच इंश्योर्स दैट योर बोर्ड इज इफेक्टिव। यू आर मूविंग टूवर्ड्स दैट कंक्लूजन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, where they don't say that your board is not effective. This is the basic criteria. उसके बाद में क्या आता है, आपकी जो बोर्ड की मीटिंग होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। क्या आप 3-3 महीने में एक बार मिलते हो, या महीने में एक बार, या महीने में 2 बार। फ्रीक्वेंसी डिटरमिन होती है आपके बिजनेस वॉल्यूम से, लेकिन कम से कम महीने में एक बार तो बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। मिनिमम एज पर लॉ जो है वो तो आपको करना ही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें क्या है, बोर्ड मीटिंग का जो एजेंडा होगा, उसके उसमें आपके बायलॉज में एक क्लॉज होगा कि भाई मिनिमम 5 डेज, 7 डेज, 3 डेज, वॉट एवर दैट पीरियड इज। क्या एजेंडा वो पहले सर्कुलेट होता है, क्या आपके पास उसका एविडेंस है, या बोर्ड मीटिंग में विदाउट कोरम मीटिंग होता है, कोरम माना जाता है या नहीं माना जाता है। क्या अटेंडेंस रिकॉर्ड की जाती है। क्या कोई बंदा है वो रेगुलरली अटेंड ही नहीं कर रहा है और उसके ऊपर बोर्ड एक्शन ही नहीं ले रहा है। तो कंडक्ट ऑफ बोर्ड मीटिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोर्ड में डिस्कशन
अच्छी तरह से होते हैं, क्योंकि डिस्कशन जो है वो मिनट्स के रिकॉर्ड में जो आता है उसके ऊपर से दिख जाता है कि आप किस तरह से डिस्कशन करते हो, और आपके डिस्कशन में आपके मेंबर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि हर एक चीज़ में इम्पैक्ट एनालिसिस होता है। क्या बोर्ड में इम्पैक्ट एनालिसिस डिस्कस होता है? क्या कोई बंदा डिसेंट नोट देता है? क्या कोई डिसेंटिंग ओपिनियन देता है किसी भी प्रस्ताव के बारे में? और वो डिसेंटिंग ओपिनियन आने के बाद में क्या उसको रिकॉर्ड किया जाता है? So these are the important things which you must know. I have already spoken about several things, that you are not the one who run the bank. You are the ones who give direction to the bank where you want the bank to be taken. तो इसके हिसाब से जितनी भी पॉलिसीज है, क्रेडिट पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, एलएम पॉलिसी के तुम्हारा एनपीए पॉलिसी, ये सब पॉलिसी आपको फ्रेम करना है। और साल में कम से कम एक बार है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हर महीने कर सकते हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कम से कम एक बार ये सब पॉलिसीज रिव्यू होनी चाहिए। और रिव्यू का मतलब क्या है? क्योंकि साल भर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कई डायरेक्शन लाती है। क्या हमारे पॉलिसी में जो डायरेक्शन दिए गए हैं उसका इंक्लूजन हमने किया है? सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं होगा, दैट वी विल फॉलो द आरबीआई डायरेक्शंस, इससे नहीं होगा। तुम्हारे पॉलिसी में जो आया हुआ डायरेक्शन है उसमें आपकी बैंक क्या करना चाहती है, ऑफ कोर्स आपको जो रिजर्व बैंक का डायरेक्शन है वो तो फॉलो ही करना पड़ेगा, लेकिन आपकी पॉलिसी जो रिजर्व बैंक की डायरेक्शन आ रही है उससे अलाइंड है, ये आपके बोर्ड में अगर होता है तो दिस इज अनदर स्टेप टू प्रूव दैट यू हैव वेरी गुड गवर्नेंस दैट इज इन प्लेस इन योर बैंक। क्या आपके बोर्ड ने डेलीगेशन किया है? क्या उसका डॉक्यूमेंटेशन है? क्या बोर्ड की पावर्स, कमिटी की पावर्स, सीईओ की पावर, एग्जीक्यूटिव की पावर ये डिफाइन की गई है? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी मैट्रिक्स फिक्स किया गया है? सैंक्शन लिमिट डिफाइन किए गए हैं? और अगर ये डेलीगेशन ऑफ पावर आपने किया है तो क्या आपके पास मैकेनिज्म है ये देखने के लिए कि कोई बंदा डेलीगेशन ऑफ पावर वायलेट तो नहीं कर रहा है? और अगर वायलेट कर रहा है तो उसके ऊपर आपने क्या एक्शन ली है? दिस इज अ वेरी क्रिटिकल थिंग। डेलीगेशन ऑफ पावर अच्छा तो है, लेकिन उसका कंट्रोल आपके हाथ में होता है, बोर्ड के हाथ में होता है। क्रेडिट ओवरसाइट में या फिर एसेट क्वालिटी के बारे में बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, आपके बैंक के टॉप 20 डिपॉजिटर्स, टॉप 20 बोरोअर्स, टॉप 20 एनपीए अकाउंट, आप याद रखो कि ये टॉप 20 की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसको कम से कम क्वार्टरली आपको रिव्यू करना चाहिए। हर एक टॉप 20 डिपॉजिटर्स, टॉप 20 बोरोअर्स और टॉप 20 डिफॉल्टर्स कहो या एनपीए कहो, इनका रिव्यू अगर बोर्ड में डिस्कशन करके एक्शन अगर आप फ्रीज करते हो तो उसका मतलब ये आता है कि आपका जो क्रेडिट ओवरसाइट है वो अच्छा है। उसके अलावा आपका सेक्टोरल एक्सपोजर भी बोर्ड में डिस्कस होना ज़रूरी है। रिलेटेड पार्टी लेंडिंग अगर नहीं है तो इवन दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डॉक्यूमेंटेड। इफ अगर है तो वो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर, आई मीन दैट इज एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट टू प्रूव दैट योर बोर्ड इज वेरी इफेक्टिव। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है? कंट्रोल। कंट्रोल किस चीज़ का? रिजर्व बैंक के नॉर्म्स का। और बोर्ड ने जो सैंक्शन किए गए डिसीजंस है वो इम्प्लीमेंट हो रहे या नहीं है। जैसे कि लार्ज एडवांसेस के बारे में, राइट ऑफ्स के बारे में या वन टाइम सेटलमेंट के बारे में बोर्ड के अलावा नॉर्मली ये पावर्स डेलीगेट नहीं की जाती है। और अगर डेलीगेट की गई है, गलत नहीं है डेलीगेट करना, क्योंकि वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है आपका वॉल्यूम कितना है। अगर डेलीगेट किया जाता है तो वो जो डेलीगेटेड कमिटी या एग्जीक्यूटिव है उसका फॉलोअप रिपोर्ट बोर्ड में आना चाहिए। फाइनेंशियल ओवरसाइट आपका क्या है? क्या आपके यहाँ पे क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्कस होते हैं? क्या कोर्स करेक्शन का बदलाव किया जाता है? क्या वरायंस एनालिसिस ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस किया जाता है? क्या बैंक के जो रेशियोज है उसके ऊपर डिस्कशन होता है? अगर होता है तो रिकॉर्ड होना जरूरी है, नहीं होता है तो करो, रिकॉर्ड करो। दैट्स हाउ, बिकॉज मैंने कई बार कहा है कि रिजर्व बैंक का इंस्पेक्टर जब आता है तो पूरे बोर्ड मिनट देखता है, और ये जब जब रिकॉर्ड में आता है कि आपने फाइनेंशियल ओवरसाइट भी आपका अच्छा है, ये जब एस्टैब्लिश होता है, जैसे कि आपका ध्यान कैपिटल एडिक्वेसी की तरफ भी है, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ भी है, आप कॉस्ट रेशियो भी इवेल्युएट कर रहे हो और कोर्स करेक्शन कर रहे हो, ये अगर प्रूव होता है तो आपका फाइनेंशियल ओवरसाइट अच्छा है। डिविडेंड डिसीजन के बारे में रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस है
तो क्या वो आप गाइडलाइंस फॉलो करते हो? बड़ी बैंकों के लिए रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल के लिए रिजर्व बैंक बहुत सख्त है। क्या आपके पास फ्रेमवर्क है? क्या आपके पास बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज है? अगर आपके 5,000 करोड़ के ऊपर एसेट्स है तो क्या आपके पास सीआरओ अपॉइंटमेंट हो चुकी है? आपका रिस्क एपिटाइट क्या है? वो कोई एग्जीक्यूटिव आके लिख देगा, ऐसा नहीं होता है। रिस्क एपिटाइट पे एज अ बोर्ड मेंबर आपको डिस्कशन करना है। रिस्क एपिटाइट क्या है कि हमारी हैसियत क्या है, हमारी ताकत क्या है। और वो ताकत मैं सिंपल शब्दों में कहता हूँ कि जैसे एक्सपोजर लिमिट है, उसमें रिस्ट्रिक्शन है। आपका समझो एक्सपोजर लिमिट है तो आपका रिस्क एपिटाइट लिमिट शायद 75 लाख का होगा। सो दैट्स हाउ यू हैव टू डिफाइन इन ईच एंड एवरी एरिया। आपका मॉनिटरिंग हर एक टाइप के रिस्क का मॉनिटरिंग आपका किस तरह से चलता है, ऑपरेशन रिस्क के बारे में आप क्या करते हो, ये भी देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। कई बैंकों में इंटरनल कंट्रोल के लिए कोई डिपार्टमेंट नहीं होता है। अलग-अलग डिपार्टमेंट है, अलग-अलग तरह से कंट्रोल करते हैं। देयर इज़ नो यूनिफाइड एक्शन। छोटी बैंकों के लिए छोड़ दें, लेकिन जो T2 और T3 की बैंक है, उनके यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल और कंप्लायंस फंक्शन के ऊपर जोर देना बहुत ही ज़रूरी है। क्या बोर्ड ये देखता है इंटरनल कंट्रोल किस तरह से हो रहा है? क्या वो एडिक्वेट है? क्या उसमें डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली है? क्या आपने ड्यूअल हैटिंग तो नहीं कर दिया है? क्या आपके पास फ्रॉड मॉनिटरिंग सिस्टम है? अगर फ्रॉड मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है तो आप किस तरह से फ्रॉड कंट्रोल करते हो? ये इंटरनल कंट्रोल का एक भाग होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे ये जो लगती है वो ये है कि आप एज अ बोर्ड मेंबर हमेशा ऑडिट कमिटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको देना है। क्योंकि आप अगर देखोगे कि रिजर्व बैंक बोर्ड के मिनट्स के बाद में ऑडिट कमेटी के मिनट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। क्यों देती है? क्योंकि ऑडिट में ही अगर कुछ गलत हो रहा है और फिर आपका बैंक अगर उसमें करेक्शन करता है तो वो ट्रैक किया जाता है। क्या आपके यहाँ स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट डिस्कस किया जाता है? उसके साइलेंट फीचर्स या नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस डिस्कस किए जाते हैं? कॉन्करेंट ऑडिट के जो फाइंडिंग्स है क्या वो क्लोज किए जाते हैं, रिव्यू किए जाते हैं? इंटरनल ऑडिट और रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट के बारे में क्या ऑडिट कमिटी और बोर्ड में डिस्कशन होता है? क्या वो रिकॉर्ड किया जाता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। रिज़र्व बैंक का जो इंस्पेक्शन आता है, वो इंस्पेक्शन जो है उसके ऊपर जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं जितने भी एक्शन पॉइंट्स हैं, वो तो कम से कम आपके यहाँ डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है। रेशियो एनालिसिस के अलावा रिज़र्व बैंक का इंस्पेक्टर आपकी पूरी बैलेंस शीट खंगालता है एंड देन ही कमेंट्स ऑन द रेशियोज़। ये जो कमेंट्स है इसके ऊपर बोर्ड नॉर्मली डिसीजन नहीं लेता है। वो डिसीजन लेना बहुत जरूरी है बिकॉज दैट इज वेयर द बोर्ड हैज टू गिव डायरेक्शन टू द एडमिनिस्ट्रेशन कि भाई ये रेशियो इंप्रूव करो। दैट इज वेयर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज इंस्पेक्शन रिपोर्ट इज टू बी डिस्कस्ड थरली। एक्शन टेकन रिपोर्ट जो ऑडिट के बारे में है वो आपके रिकॉर्ड में आनी चाहिए। हो सके तो आपको कंप्लायंस ऑफिसर, हालांकि आपको शायद एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन आप एक बंदे को कंप्लायंस ऑफिसर करो। कंप्लायंस ऑफिसर कौन होता है नॉर्मली? जो रिजर्व बैंक के एसएसएम से इंटरैक्ट करता है, क्योंकि उसे मालूम है एसएसएम का स्वभाव क्या है, वो किस तरह से इंफॉर्मेशन मांगता है। उसको अगर आप कंप्लायंस ऑफिसर करोगे तो योर बैंक विल ऑलवेज हैव अ ब्रिज बिटवीन योरसेल्फ एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रेगुलेटरी कंप्लायंस जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमेशा देखती है कि वो क्रिटिकल होना चाहिए, टाइमली सबमिशन होना चाहिए। और हमेशा आप इंस्पेक्शन कंप्लाई करोगे तो उसमें आपको एक चीज याद रखना है, वी आर डूइंग दिस, बीइंग डन, बीइंग एडवाइज्ड। नो, इस तरह का कंप्लायंस अगर आपकी बैंक देती है तो उसे कंप्लायंस नहीं माना जाता है। आपको कंप्लायंस क्या देना है कि हमने ये किया, वी हैव डन दिस, वी हैव क्लोज द मैटर। अगर किसी लोन अकाउंट के बारे में कमेंट है तो उसके उसके कंप्लायंस में ये होता है, ये तो उसमें डेफिशिएंसी आप करेक्ट करो और कहो कि हमने करेक्ट किया। अगर वो वायलेशन है तो उसको क्लोज करो एंड देन इन्फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट वी हैव क्लोज्ड इट। दैट इज व्हाट द कंप्लायंस इज। नॉर्मली फिर जो कंप्लायंस में जो है एक्शन और परसिस्टेंट एक्शन,
ये जब आप करते हो तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो भी आपने रिज़र्व बैंक को कहा है कि हमने ये कर दिया है, उसकी एक अलग से फाइल बनाओ, इंडेक्स करो, कि जो भी कंप्लायंस आपने किया है उसका इंडेक्सिंग करो, उसका एविडेंस रखो। अगले बार जब इंस्पेक्शन के लिए कोई बंदा दूसरा बंदा आएगा तो वो क्या देखेगा कि पिछले इंस्पेक्शन के कंप्लायंस में आपने जो-जो कहा है कि ये आपने पूरा किया, तो बताओ क्या-क्या पूरा किया? So you should have that separate file ready where you talk of the compliance evidences. तो ये रेगुलेटरी कंप्लायंस के बारे में, केवाईसी एएमएल के बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होना जरूरी है। एक्सपोजर नॉर्म वायलेट मत करो, एनपीए रिकॉग्निशन के बारे में गड़बड़ मत करो, मेजर रेगुलेटरी वायलेशन मत करो। क्या आपका सीईओ और सीनियर मैनेजमेंट के ऊपर ओवरसाइट है? क्या आपका कंट्रोल है? क्या आप उन्हें पूछते हैं? क्या उनका परफॉर्मेंस रिव्यू आप करते हैं? परफॉर्मेंस रिव्यू ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्या वो डिलीवर कर रहे हैं? सीईओ का अपॉइंटमेंट तो आरबीआई अप्रूव करेगा, लेकिन बंदा आपको चुनना है। जब आप बंदा चुनते हो तो आपको क्या वो तुम्हारे बैंक के लिए सही है? क्या वो पूरे स्टाफ को और पूरे बोर्ड को साथ में लेके चल सकता है? क्या वो अपनी ही धुन में रहेगा? तो ये आपका ओवरसाइट अगर आपका नहीं है, तो दिस इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर वेयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेज दैट बोर्ड डज नॉट हैव द ओवरसाइट। आपकी जितनी भी सब कमिटीज है, दे शुड हैव रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट। इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर समझो एचआर का कमिटी है, तो बोर्ड में भी सक्सेशन प्लानिंग है और सीनियर लेवल पे भी आपको सक्सेशन प्लानिंग करना है। ऑडिट कमिटी का रिव्यू टॉप ऑफ द ऑर्डर होना चाहिए, बहुत इफेक्टिव होना बहुत ही जरूरी है। फिर ऑल्को, जिसमें शायद कोई डायरेक्टर नहीं होता है, तुम्हारे सब एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, तो ये ऑल्को का जो परफॉर्मेंस है ना, वो अगर ठीक नहीं रहेगा तो बैंक का फाइनेंशियल कंप्लायंस भी डिफिकल्टी में आ सकता है। रिजर्व बैंक ने आपको बोला है कि आईटी स्ट्रेटेजी कमेटी बनाओ, और इस आईटी स्ट्रेटेजी कमेटी भी बहुत ही फंक्शनिंग होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। कम से कम 2 महीने में एक बार तो ये सब कमेटी मिलनी, एक साथ मिलनी चाहिए। अल्को अगर आप 3 महीने में एक बार मिल रहे हो तो गलत है। यू नीड टू हैव एटलीस्ट 6 अल्को मीटिंग्स इन अ ईयर मिनिमम। कहीं लिखा नहीं है, कहीं कोई डायरेक्टिव नहीं है, लेकिन दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। तो कमेटी के मिनट्स जब बोर्ड में रखे जाते हैं, तो मैंने कई बार देखा है कि बोर्ड सिर्फ नोट करता है। देयर हैज टू बी डिस्कशन। और नोट करने के समय कमेटी में अगर कोई आपको लगता है, ये कमेटी के मिनट्स तो पूरे बोर्ड मेंबर को सर्कुलेट भी नहीं होते हैं। इट इज नेसेसरी दैट एवरीबडी नोज एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग, दैट इज द हॉलमार्क ऑफ ट्रांसपेरेंसी। क्या आपने सोचा है कमेटी के मिनट्स भी बाकी सब बोर्ड मेंबर्स को, हालांकि वो कमेटी का मेंबर नहीं है, लेकिन उसे पता होना जरूरी है? क्या ये आप करते हो? नहीं करते हो तो चालू करो, बिकॉज दैट इज हाउ द इफेक्टिवनेस विल बी इम्प्रूव्ड। आईटी और साइबर सिक्योरिटी के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। रिजर्व बैंक के डायरेक्शन जितने भी है वो फॉलो करो, वीएपीटी टेस्ट रेगुलरली करो, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी करो, इम्प्लीमेंट करो, और कंप्लायंस आरबीआई का जो आईटी फ्रेमवर्क है उसमें कंप्लायंस करो, बिजनेस स्ट्रेटेजी करो, और वो बिजनेस स्ट्रेटेजी बोर्ड अप्रूव्ड बिजनेस प्लान करो, और उस हिसाब से क्या बैंक चल रहा है, क्या ग्रोथ हो रहा है, या कहीं डेफिशिएंसी है। लॉस मेकिंग ब्रांचेस शुड बी शट डाउन आफ्टर गिविंग अ ड्यू नोटिस टू द पीपल हु रन दैट ब्रांच, कि भाई साल भर में अगर परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हुआ, हम दुकान बंद कर देंगे। बिकॉज यू आर डूइंग बिजनेस, you have not opened the branches for charity. You should take ruthless decisions। और आपके डिपॉजिट ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ, एनपीए, सीआरआर, कासा, सबको मॉनिटर करना है। कासा इंप्रूव करना बहुत मुश्किल होता है, मैं जानता हूँ। टर्म डिपॉजिट आपकी ग्रो हो सकती है, लेकिन कासा इंप्रूव करना बहुत ही तकलीफ वाला काम है। कोशिश करते रहना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके जो स्टेक होल्डर्स है या मेंबर्स है, उसके लिए आप क्या करते हो? क्या आपका जनरल बॉडी कंडक्ट ढंग से होता है? क्या उसमें ट्रांसपेरेंसी है? क्या मेंबर्स के ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए मैकेनिज्म है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या आपके पास कोड ऑफ कंडक्ट है बोर्ड के लिए या एग्जीक्यूटिव्स के लिए? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोज किया जाता है? कोई आप अनड्यू इन्फ्लुएंस तो नहीं करते हो? किसमें? लोन सैंक्शन और स्टाफ रिक्रूटमेंट। यू आर नॉट सपोज टू इंटरफेयर।
क्या आपके पास व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी है? क्या उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है? पॉलिसी फॉर द सेक ऑफ पॉलिसी इज ऑफ नो यूज, इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड। और विजिलेंस मैकेनिज्म आपके पास होना जरूरी है। मैंने हाल ही में एक वीडियो किया था, रेगुलेटरी इंटेलिजेंस। तो रेगुलेटरी इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि आगे की सोच, क्या हो रहा है आगे, उसकी तैयारी करो। आज मैं इफेक्टिवनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, और जब मैं इफेक्टिवनेस के बारे में बात करता हूँ, जो जो चीजें मैंने आपको बताई है उसका जो सार आता है, दैट्स हाउ द इंस्पेक्टर फॉर्म्स एन ओपिनियन वेदर योर बोर्ड इज इफेक्टिव और नॉट। रेड फ्लैग्स क्या है बोर्ड इफेक्टिव के लिए? तुम्हारे बोर्ड के बंदे जा रहे हैं क्लाइंट की विजिट के लिए, बोर्ड के बंदे जा रहे हैं क्लाइंट की विजिट के लिए, बोर्ड के बंदे ब्रांच में जाके इंटरफेरेंस करते हैं, टेम्पररी रिक्रूटमेंट के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं सीईओ को और चेयरमैन को। ये अगर प्रूव हो गया, योर बोर्ड इज नॉट इफेक्टिव। ड्यू प्रोसेस किए बगैर जल्दबाजी में लोन सैंक्शन करते हैं, फोन कर दिया इसको, जो दे दो 50 लाख। नेवर डू दैट, बिकॉज यू आर नॉट डीलिंग विथ योर मनी, यू आर डीलिंग विथ पीपल्स मनी। आपके पास एनपीए के सामने एक्शन लेने के लिए अटकाव करते हो, अटैचमेंट के लिए अटकाव करते हो, रुकवाते हो, रिकवरी एक्शन रुकवाते हो। मत करो, मत करो, क्योंकि दिस इज what is considered to be non-effectiveness of the board, non-compliance with RBI inspection, poor documentation of the board of directors, dominance by few directors is extremely important for you to note। ये कभी आरबीआई को समझेगा नहीं, लेकिन तुम्हारे बैंक में है। तुम्हारे बैंक में क्या है, 3 या 4 बंदे वो बैंक चलाते हैं और बाकी के 10 बंदे टिक मार्किंग पे रहते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता है, उनकी आवाज ही नहीं होती है। दिस इज नॉट गुड। You need to train other members of the board to participate in the discussion. Take their views. शायद बंदा पढ़ा लिखा नहीं होगा, लेकिन वो उसकी सोच तो है। तो डोमिनेंस बाय फ्यू डायरेक्टर्स अगर ये रिजर्व बैंक के ध्यान में आता है, तो आपका इफेक्टिवनेस कम हो जाता है। आप अगर किसी बैंक के बोर्ड में डायरेक्टर हो, तो क्या आपका बोर्ड इफेक्टिव है, ये आप कैसे जानोगे? मैं आपको एक सिंपल मेथड बताता हूँ, आप खुद कर सकते हो अपनी बोर्ड के लिए। अगर आप डायरेक्टर हो या अगर आप सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव हो, और फिर अगर आपको देखना है कि आपके बोर्ड का इफेक्टिवनेस क्या है, तो मैं एक 7-8 पॉइंट्स दूंगा, अभी बोलूंगा मैं आपसे। ये 7-8 पॉइंट को आपको अपने हिसाब से, अपने दिमाग से स्कोरिंग करना है। स्कोर बिटवीन 1 to 5। अच्छा है तो उसको 5 का स्कोर, बुरा है तो 1 का स्कोर, 1 नंबर। आप उसको ऑड नंबर भी दे सकते हो, 1 to 5, एनी ऑड नंबर फॉर अ पर्टिकुलर आइटम विच आई एम गोइंग टू टेल यू, यू कैन गिव अ स्कोर ऑफ 2.5। ये आपके बोर्ड के मेंबर्स को साथ में बैठ के करना चाहिए, एंड देन यू कैन मेक एन इवेल्युएशन वेदर योर बोर्ड इज इफेक्टिव और नॉट। उसमें क्या है, सबसे पहला आइटम आता है, ध्यान से सुनो, उसमें आता है गवर्नेंस स्ट्रक्चर। आपको क्या लगता है आपके बैंक के गवर्नेंस स्ट्रक्चर के बारे में? रेट कीजिएगा 1 to 5। दूसरा, आपका पॉलिसी फ्रेमवर्क, क्या आपके पास सब पॉलिसीज है? क्या पॉलिसी के हिसाब से आपका काम चलता है? रेट करो 1 to 5। तीसरा, क्रेडिट ओवरसाइट, वही रेट करो 1 to 5। देन रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, ऑडिट इफेक्टिवनेस, आईटी गवर्नेंस एंड ओवरऑल बोर्ड इफेक्टिवनेस। ये अगर आपका आप स्कोरिंग करते हो 1 to 5 के तर्ज पर, तो उसका आपको एवरेज आएगा। अगर ये 4.5 के ऊपर उसका एवरेज आता है, तो आपका बोर्ड बहुत स्ट्रांग है, आपका गवर्नेंस बहुत स्ट्रांग है। अगर 3.5 to 4.5 के बीच में अगर आता है, तो उसका मतलब है ठीक है, मॉडरेट है गवर्नेंस, इंप्रूवमेंट हो सकता है। अगर आपका एवरेज रेटिंग 3.5 से आता है, दिल में हाथ रख के स्कोरिंग करना है, सिर्फ स्कोरिंग मिलने के लिए स्कोरिंग नहीं देना है। 3.5 के नीचे अगर आपका स्कोर आता है, तो यू फेस ह्यूज रेगुलेटरी रिस्क। तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये इफेक्टिवनेस ऑफ द बोर्ड के बारे में जब रिजर्व बैंक बात करती है, तो वो इतनी सारी चीजें देखती हैं, और वो देखने बाद उसको कोई रीजनिंग उसे देने की जरूरत नहीं है, उसका ओपिनियन बन जाता है।
कि there are a lot of lapses in the board, and then they come out with the idea that board is not effective, or audit is not effective, or risk management is not effective. हर एक चीज को वो अप्लाई कर सकते हैं. मुझे ये लगता है कि ये इफेक्टिवनेस ऑफ द बोर्ड के बारे में ये जो मैंने आपको कहा, इसको ध्यान में रखिए, इवैल्यूएट कीजिएगा, अपना अपना सेल्फ असेसमेंट स्कोर कार्ड कीजिएगा, and try to improve your bank's performance. Try to ensure that you never take an argument from Reserve Bank of India that your board is not effective, because it is impossible to defend that particular argument. आपको अगर कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं, मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में ईमेल देता हूँ. आप मेरे वीडियो देखते थे हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, ज़रा एक लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, औरों को भी शेयर कीजिएगा, because this channel is for the urban cooperative banks and improving their health. That is the objective. Be a compliant bank. Thank you so much for watching. Thank you.